हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे 11th का फर्स्ट क्लास और फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग शुरू करेंगे। जो भी स्टूडेंट जो 11th में अभी आए हैं उनके लिए आज से ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी है कि वो फर्स्ट क्लास से ही अटेंड कर सकते हैं। और आप कहीं भी हैं इस लॉकडाउन में, कहीं भी आप हैं, घर पे हैं, गांव में हैं, कहीं भी हैं, तो भी आप अगर नेट चलाते हैं तो आप यूट्यूब के थ्रू मेरे साथ जुड़ के आप अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अभी स्कूल खुलने में तो काफ़ी लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो 11th का क्लास अब शुरू हो जाना चाहिए था। बट फिर भी अगर नहीं, किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग यहाँ से अभी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो भी लोग बैठे हुए हैं जिनको लग रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए, तो आप हम लोग एक साथ हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये होता है कि जब आप 11th क्लास में आते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारे चीज़ मन में आता है, बहुत सारे तरह का क्यूरियोसिटी रहता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखे थे कि क्या सिलेबस पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये फर्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और आप कहीं से भी, अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब आप 11th में आते हैं तो सबसे पहले बेस बुक जो होता है वो है आपका एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी से ही हम लोग बेस बुक से शुरू करेंगे और उसी के आधार पे, उसी के सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में काफ़ी आसान होगा और अच्छे से समझ पाएंगे और साथ साथ हम लोग चल सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अभी के जैसे बुक अगर आपके पास नहीं भी है तो आप ऑनलाइन जैसे प्ले स्टोर में जाके आप एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास 11th। अगर आप जैक बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी हिंदी मीडियम में भी एनसीईआरटी ऑलरेडी अवेलेबल है आपके प्ले स्टोर में, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो उसमें कोई कुछ पैसा लगना नहीं है, आप आसानी से अपने मोबाइल में स्टोर करके और एनसीईआरटी को कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि एनसीईआरटी में पहला चैप्टर कौन सा है। तो इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग ये बात किए थे सिलेबस में। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आपका एनसीईआरटी में पढ़ना है वो है आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है 11th क्लास का फर्स्ट वॉल्यूम बुक में। तो इसमें सम बेसिक कंसेप्ट, ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पहले हम लोग क्या करना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करना है। और तब हम लोग धीरे धीरे, इसकी में बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड्स है इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड है। तो हम लोग फिर उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करके फिर धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा सिलेबस तो था नहीं और 11th में अचानक से बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस बढ़ जाता है। तो पूरे सिलेबस में आपको इंटरेस्ट आए, पढ़ने में अच्छा लगे और अच्छे से सब्जेक्ट को समझ पाएँ, उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम लोग एकदम पहले धीरे-धीरे अच्छे से बेसिक कांसेप्ट को जानें, फिर उसके बाद आगे धीरे-धीरे फास्ट पढ़ने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे पहले डील करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? तो आप देखिए, ये है आपका एनसीईआरटी बुक, ये एनसीईआरटी बुक और इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो ये आपका जो दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और यहीं से हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की बात हम लोग कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे नेचर ऑफ मैटर जो लिखा हुआ है, इस टॉपिक से हम लोग बात करेंगे और आप भी अपने साथ बुक के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। ये हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, इसमें जो टॉपिक है 1.1, इसमें है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोग बहुत काफ़ी बात कर चुके थे कि केमिस्ट्री क्या होता है, क्यों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसका पढ़ने से क्या पीछे रीज़न क्या है, उसका क्या हम लोग डेली लाइफ में यूजेज है। तो ये सारे चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, बहुत काफ़ी एडवांस यूजेज है केमिस्ट्री का। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट इसमें 1.2 में नेचर ऑफ मैटर।
नेचर ऑफ मैटर, 1.3 में अनसर्टेनिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। फोर्थ चैप्टर है, जो ये आपको यूनिट वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट वाइज दिया हुआ है टॉपिक। तो इसमें हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डील करेंगे कि क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, वन पॉइंट फाइव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एंड उसके बाद है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। नेक्स्ट है उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन, ये इसको हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट है 1.8 टॉपिक, परसेंटेज कंपोजिशन। 1.9 में है स्टोइकियोमेट्री, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखें टॉपिक के ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और इसमें पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ लिखे थे यहाँ पे 1.1 वो था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, तो ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके थे पहले वाले वीडियो में, और अभी इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देखिए नेचर ऑफ मैटर। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि केमिस्ट्री है क्या चीज़। तो केमिस्ट्री हम लोग देखे थे कि केमिस्ट्री का डिफिनीशन हम लोग देते हैं कि ऐसा साइंस का ऐसा ब्रांच जो मैटर के बारे में स्टडी करता हो, उसके कंपोजिशन के बारे में स्टडी करता हो, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करता हो। तो ये सब स्टडी करने वाले ब्रांच को ही हम लोग, यानी कि साइंस को ही हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में इस तरह से हम लोग बोल रहे थे कि केमिस्ट्री एक्चुअली साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स है। तो आप देखिए जितना भी दुनिया का जितना भी जो भी मैटर्स हम लोग को दिखाई देता है, वो सभी का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, जो बेसिक पार्ट है, सबसे छोटा जो पार्ट है वो है एटम और मॉलिक्यूल। तो एटम और मॉलिक्यूल से ही पूरी मैटर्स बनी हुई है, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जो स्टडी करने वाला साइंस है उसको हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे मैटर के नेचर के बारे में जानने, मैटर क्या होता है, कैसे होता है, इसका मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि मैटर कि किस किस मतलब किस तरह का उसका नेचर होता है, कैसा उसका क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, प्योर होगा, इम्प्योर होगा, किस तरह का होगा। तो इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैटर को। दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का फिर प्रॉपर्टीज में हम लोग आएंगे। आप भी ऑलरेडी 10th क्लास से पहले थोड़ा बहुत मैटर के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, बहुत सारे जो चेंजेज आते हैं उस चेंजेज में फिजिकल चेंजेज है, केमिकल चेंजेज है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसका मेजरमेंट, कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं, चाहे मतलब इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ है, जो भी हम लोग को विजिबल है, जिसको हम लोग देख पाते हैं या समझ पाते हैं, तो या जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके टर्म में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसा है जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, जिसको हम लोग मतलब जिसके साथ हम लोग
मतलब फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जो उसको बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। तो उसी तरह से मैटर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो सारे चीज को मेजर भी करना है। तो यहाँ पे हम लोग उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी मेजरमेंट अगर आप करते हैं तो वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आता है। डैट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकता है या कुछ बढ़ सकता है। डैट मीन्स कि अगर हम लोग किसी चीज़ को 1 मीटर मेजर करते हैं तो क्या वो हमेशा 1 मीटर ही रहेगा, या हो सकता है कि वो 99.99 सेंटीमीटर हो, उसमें थोड़ा सा ये हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं ले सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इसको हम लोग कहें कि डिफेक्ट रह जाता है या फिर उसमें अनसर्टिनिटी रह जाती है, यानी 100% किसी मेजरमेंट में हम लोग सर्टेन नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो एक्चुअली जब भी दो मॉलिक्यूल या दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं, और लॉ को फॉलो करने के आधार पे उसी की तरह एक पार्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं, एक रेशियो में बनाते हैं। ठीक है, तो उसको एक लॉ दिया गया जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। नेक्स्ट है उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो एटम्स के बारे में पहले बार जो प्रैक्टिकली प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन डाल्टन, जो एटम के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी किए थे। तो एटम के से रिलेटेड वो बहुत जो थ्योरी दिए थे उस थ्योरी को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। अब इसके बाद तब हम लोग का शुरू होता है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में हम लोग जाएंगे, ऑलरेडी 9th क्लास में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, मोलिकुलर मास के बारे में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। तो उसके बारे में हम लोग फिर यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा है परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में एक्चुअली होता है क्या है कि यहाँ पे जो भी मोलिक्यूल्स आप लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि C6H12 और O6 होता है। तो C6H12O6 में उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबका मास को अगर हम लोग ऐड कर दें और उसमें देखेंगे कि कार्बन का कितना मास है उसके टोटल मास के कंपेरिजन में, तो कार्बन का मास बाई टोटल मोलिक्यूल का मास इंटू 100 अगर करते हैं तो वहाँ पे उसका परसेंटेज आ जाता है। यानी कि किसी भी मोलिक्यूल में उसका जो कंस्टिट्यूएंट एटम है उसका कितना परसेंट उसमें इंक्लूड है, उसी को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो कम परसेंटेज कंपोजिशन में पढ़ना है। दूसरा है हम लोग का स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो स्टोइकियोमेट्री जो टॉपिक है इसका मीनिंग होता है स्टोइकियोमेट्री का कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। यानी कि कोई भी आप पढ़े हैं 10th क्लास में पढ़े हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और कोई भी रिएक्शंस को हम लोग बैलेंस करके लिखते हैं, और बैलेंस करके जब लिखते हैं तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि कितना मोल से एक मोलिक्यूल का या एक एटम का कितना मोल दूसरे एटम या मोलिक्यूल से कंबाइन करता है और प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो जो भी केमिकल इक्वेशन के आधार पे जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं उसी कैलकुलेशंस को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। तो उस स्टोइकियोमेट्री में हम लोग बहुत सारे तरह का, और भी अगर आप नीट या जेई के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें छोटा छोटा टॉपिक और भी बहुत सारा आएगा, जैसे यूडियोमेट्री है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। ठीक है, उसमें फिर उसके आगे उसमें आपको सॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे चीज़ इसमें इंक्लूड करना है हम लोग को। तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के आधार पे हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, और एनसीईआरटी में हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैटर। तो इस नेचर ऑफ मैटर के में टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, आप जो भी अपने आसपास की चीज़ देखते हैं, जो भी आपको जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आप सारे चीज़ को देखते हैं। अगर आसमान में हम लोग ऊपर की तरफ देखें तो बहुत सारे स्टार्स हम लोग को दिखते हैं, गैलेक्सी दिखते हैं, प्लानिट दिखते हैं। तो ये सारे चीज़ जो पूरा मतलब एक तरह से कहें कि पूरा यूनिवर्स जितना भी आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ आप महसूस कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, वो सारे चीज़ को अगर आप इंक्लूड करें तो एक यूनिवर्स बनता है। अब इस यूनिवर्स में आप देखिए बहुत सारे चीज़ इंक्लूड है, लेकिन अगर हम बेसिक चीज़ की बात करें, सबसे देख वो इसका पूरे यूनिवर्स में किसी भी पार्ट को ले लीजिए और उसको तोड़ते जाइए,
तो उसको अल्टीमेट पार्ट अगर हम उसको पार्ट बाय पार्ट करते जाएंगे तो लास्ट में हम लोग को क्या मिलेगा, एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, एटम मॉलिक्यूल ऐसे मिलेगा। तो आप देखिए उसको हम लोग क्या उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, कोई भी चीज़ हम लोग को दिखाई देता है, पेन है, बोर्ड है, कुछ भी है, चेयर है, बुक्स है, तो ये सब में कुछ ना कुछ मास होगा। और इसको जहां भी रखेंगे, जैसे कि मार्कर है, तो इस पेन को अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये इस स्पेस में, यानी कि ये जो जगह दिख रहा है वहां पे ये कुछ ना कुछ अपना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो कोई भी नेचर में कोई भी ऐसा चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जगह को घेरता हो, तो वो चीज मैटर कहलाती है। ठीक है, जिसको हिंदी में पदार्थ भी बोलते हैं। तो मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। तो आप एक चीज देखिए कि इस यूनिवर्स में आप जो भी चीज को देखिए, जो भी आपके सामने में दिखाई देता है, वो सारा चीज आपको लगेगा कि अरे इस मास तो सब में है और सब कुछ ना कुछ तो जगह घेर रहा है, इसका मतलब कि वो मैटर जरूर है। ठीक है, दूसरा चीज जो आप कभी देखते भी है या उसको फील करते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है जो आप उसको देख नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करता है, वो है आपका एनर्जी। तो पूरे यूनिवर्स को अगर हम लोग बेसिक कंस्टिट्यूएंट में डिवाइड करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दो ही मेन कंपोनेंट आपको दिखाई देगा, और वो दो मेन कंपोनेंट है मैटर और दूसरा एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का बेसिक कंस्टिट्यूएंट अगर हम लोग बात करें, बेसिक कंपोनेंट, तो इसका बेसिक कंपोनेंट हम लोग का दो ही कंपोनेंट होगा, एक होगा मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर ले, चूंकि हम लोग भी तो मैटर के ही, हम लोग यूनिवर्स का ही पार्ट है। कोई भी चीज दुनिया में जितना भी चीज दिखाई देता है वो सारा का सारा यूनिवर्स का पार्ट है। अब इस यूनिवर्स में हम लोग उसको थोड़ा सा आगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एक सिस्टम होता है, दूसरा सराउंडिंग होता है। सिस्टम का मतलब कि कोई भी ऐसा चीज जिसपे हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो सिस्टम कहलाता है। और इसके अलावा इसको छोड़ के बाकी जितना भी चीज दिखाई देता है वो सारा चीज इस के लिए वो सराउंडिंग का काम करेगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा आपस में जुड़ के ही पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक कंपोनेंट की बात कर रहे थे हम लोग, मैटर और एनर्जी। तो मैटर के बारे में हम लोग बात किए कि मैटर कोई भी ऐसा चीज, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। हम लोग लिख सकते हैं इसमें। चलिए हम लोग पहले बात करते हैं मैटर। एनीथिंग which occupy space and having mass is called matter। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज देते हैं तो एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, कोई जो भी चीज आपको दिखाई देता है उसको एग्जांपल आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी ये हम लोग का फर्स्ट हो गया, ये मैटर, और दूसरा हो गया एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी भी अपने आप में एक टर्म है, और मैटर के बारे में, यानी कि अभी हम लोग देखिए कि केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो मैटर के बारे में स्टडी करने वाला जो साइंस है उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाता है, एनर्जी में एक्चुअली क्या है कि एनर्जी किसको बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए अगर आपको 2-3 दिन, अगर हम लोग या 2-4 दिन 5 दिन आप भूखे रह जाइए और फिर आपको बोला जाए कि इतना सारा काम करना है, आप नीचे से 5th तल्ले पे चले जाइए सीढ़ी से, फिर आइए, तो क्या आप आ पाएंगे? आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं मेरे पास तो एनर्जी है नहीं। मतलब एनर्जी क्या, तो यहाँ पे एनर्जी का मतलब क्या है, तो एनर्जी दैट मीन्स कि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ में अगर आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल पाते हैं, यानी पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी आपकी चलेगी नहीं। दूसरी चीज़, करंट अगर आप किसी चीज़ में फ्लो नहीं कराएंगे तो फिर वो सिस्टम नहीं चलेगा, फैन नहीं चल पाएगा, आपका टीवी नहीं चल पाएगा। तो ये जो करंट है वो क्या दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। मैं दैट मीन्स कि हम लोग कहेंगे कि कोई भी सिस्टम को काम करने के लिए एनर्जी का ज़रूरत है। मतलब कि एनर्जी क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, यानी कि कोई भी ऐसा चीज जिसके पास वर्क करने की कैपेसिटी हो, काम करने की क्षमता हो, तो उसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अब ये एनर्जी बहुत सारे जगह पे, अभी जैसा कि हम लोग बात किए कि दिखता भी है और कहीं नहीं भी दिखता है। ठीक है, जैसे लाइट एनर्जी है तो हम लोग फील करते हैं कि यहाँ पे लाइट है। ठीक है,
दूसरा चीज क्या है, तो एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है और पूरे यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं। तो पूरे यूनिवर्स का बोला जाता है कि पूरे यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है, यानी कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि जो एनर्जी जितना है यूनिवर्स में वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। बस क्या हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। मतलब कि आप देखते हैं कि करंट को ऑन करते हैं तो लाइट जलता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी का चेंजेज होते रहता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज होता है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, बाइक में अगर पेट्रोल डालते हैं, दैट मीन्स कि वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर है या केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर है। जब वो बर्न करता है तो बर्न करने के बाद आपके बाइक को मोशन देता है, मोशन प्रोवाइड करता है, तब आप यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब उस बाइक के चलने से बहुत सारा साउंड प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो जो आपका केमिकल एनर्जी जो आप स्टोर करके रखे थे, या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, वो आपका क्या अलग अलग फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो ये सारे एनर्जी को फिर से अगर हम लोग जो रिलीज होने वाले एनर्जी है वो सबको अगर हम लोग ऐड कर दे तो फिर से उसके बराबर आ जाएगा जो भी हम लोग उसमें डाले हैं। तो इसका मतलब है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो एनर्जी के बारे में हम लोग एक दो लाइन लिख लेंगे और इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं फिजिक्स वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो हम लोग को मेनली केमिस्ट्री पढ़ना है। तो हम लोग एक लाइन लिख लेंगे कि एनर्जी होता क्या है। द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, बस इतना ही मैंने लिखा है, द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, यानी कोई भी ऐसा चीज जिसको काम करने की कैपेसिटी हो, वर्क करने की कैपेसिटी हो, उसको हम लोग एनर्जी बोलेंगे। और एनर्जी का फॉर्म्स, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म्स हो सकता है। लाइट एनर्जी के रूप में हो सकता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, डायनेमिक एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग एनर्जी की बात की और एनर्जी के बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानना है। यहाँ पे एनर्जी के बारे में मेनली फिजिक्स में आपको पढ़ना है। तो अभी हम लोग जो डिटेल हम लोग को पढ़ना है वो है मैटर। तो मैटर हम लोग देखिए कि मैटर क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मेन हम लोग का जो हेडिंग होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अब देखिए, मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो मैटर को क्लासिफाई करते हैं इसमें कि कौन कौन सा मैटर का कितने पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मैटर। ये मैटर हो गया। मैटर को हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो मेजर दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और दूसरा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
तो फिजिकल क्लासिफिकेशन आप सोचिए, जो भी मैटर आपको दिखाई देता है, जो भी चीज़ आप दिखाई देता है जिसके पास मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या दिखाई देता है? तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, इस अर्थ पे अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लोग को मेनली तीन ही उसका फिजिकल पार्ट, फिजिकल मतलब अपीयरेंस दिखाई देता है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। यानी कि स्टेट की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि उसके फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि फिजिकल स्टेट कौन कौन सा मैटर का होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देखें तो मेन जो एट रूम टेम्परेचर पे हम लोग को पढ़ना है वो मैटर को, वो होता है तीन। एक होगा सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होगा गैस। ये मेनली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, अगर हम लोग अर्थ के आधार, अर्थ पे अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम लोग बात करें तो स्टेट ऑफ मैटर मेनली तीन ही हम लोग को दिखाई देता है अभी यहाँ पे। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मेनली हम लोग बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी और कोई स्टेट पॉसिबल है? तो ऐसा देखिए, ऑलरेडी स्टेट ऑफ मैटर्स को अगर हम लोग देखें तो अलग अलग कंडीशंस पे, कभी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तो कभी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, अलग अलग स्टेट में देखा जाता है कि बहुत सारे स्टेट ऑफ मैटर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं, अलग अलग एक पार्टिकुलर कंडीशंस पे, कभी हाई टेम्परेचर, कभी लो टेम्परेचर, कभी वैक्यूम। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि और क्या, जैसे मेन अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा भी हम लोग तीन फिजिकल स्टेट को हम लोग जान सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में अगर नहीं, अभी नहीं है, लेकिन आप जानने के लिए ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा उसको पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, कि तीन स्टेट और होता है, और ऐसे होता बहुत सारा है। अभी आपको बताएं कि स्टेट ऑफ मैटर बहुत सारा होता है, जो हायर क्लासेस में आप जाइएगा तो आपको बहुत सारा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग यहाँ पे तीन स्टेट ऑफ मैटर को और डील करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन एनसीईआरटी में पढ़ना हम लोग को सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। इसके अलावा जो तीन स्टेट है वो है, एक स्टेट प्लाज्मा, जो ऑलरेडी आप लोग कभी सुने भी होंगे। तो फोर्थ जो स्टेट है वो है आपका प्लाज्मा। ठीक है, सब पे हम लोग डिटेल थोड़ा सा बात करेंगे। और उसके बाद तीसरा है, मेन फिफ्थ है, वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट जिसको हम लोग बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक और है जो दूसरा है इसके बाद, वो है हम लोग का फर्मियोनिक कंडेंसेट। फर्मियोनिक कंडेंसेट। तो ये जो हम लोग का देखें, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है, और बाकी ये सब एक पार्टिकुलर कंडीशंस पे अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर्स दिखाई देते हैं, जिसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे आगे डिटेल में। तो ये था हम लोग का फिजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है हम लोग का केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देख लेते हैं इसको, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से, तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम लोग अगर देखें तो ये दो पार्ट में हम लोग केमिकली मैटर को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है प्योर मैटर और दूसरा होता है इम्प्योर मैटर। प्योर, आप देखिए प्योर किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा चीज अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं कि हम लोग गोल्ड लेने जाते हैं, जैसे सोनार के दुकान पे या फिर ऑर्नामेंट्स लेने जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना प्योर गोल्ड का सामान चाहिए या प्योर सिल्वर का चाहिए। मतलब कि प्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, या कोई भी चीज प्योर बोलने का मतलब क्या होता है? तो प्योर का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी ऐसा चीज जो सिर्फ एक ही टाइप्स के मैटर से बना हुआ हो। यानी कि अगर हम गोल्ड का ऑर्नामेंट चाहते हैं कि प्योर होना चाहिए, मतलब कि उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का पार्टिकल होना चाहिए। सिल्वर की बात करेंगे कि हमको प्योर सिल्वर, मतलब कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर का ही पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि एक ही टाइप्स के मैटर से मिलके बनने वाला जो सब्सटेंस होता है, या एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बनने वाला जो सब्सटेंस है, उसको हम लोग प्योर मैटर बोलेंगे। और जो दो या दो से अधिक
मैटर के मिलने से, एटम के मिलने से, मॉलिक्यूल के मिलने से, किसी भी चीज के दो मिलने से, और किसी भी रेशियो में, कोई भी रेशियो हो, उसको हम लोग इम्प्योर मैटर बोलेंगे। ठीक है, उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग इम्प्योर मैटर बोलेंगे, और उसी को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा प्योर मैटर और दूसरा होता है इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर को अभी हम लोग बोले क्या कि इम्प्योर मैटर मतलब कि वो बहुत सारे अलग अलग चीज से मिलकर बना होगा, कोई पार्टिकुलर उसका रेशियो फिक्स नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारा चीज जब एक साथ रहता है तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, तो हम लोग इसलिए इम्प्योर मैटर को यहाँ पे मिक्सचर भी बोल सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे प्योर मैटर को देखेंगे तो नेचर में, देखिए नेचर में दो ही तरह का, यानी कि जो भी आप नेचर में दिखाई देता है उसमें दो ही तरह का आपको प्योर सब्सटेंस दिखाई देगा बेसिक लेवल पे। वो है आपका एक एलिमेंट, जो कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में पूरा 118 एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सारा का सारा एलिमेंट जो प्योर फॉर्म में है तो उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जब एलिमेंट्स ही आपस में कंबाइन करके बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसमें उस कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन करता है और एक नया चीज फॉर्म करता है, उसमें जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है उस एलिमेंट का कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं रहेगा, इसलिए उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। और दूसरी चीज है कि उसमें उसके अलावा और कोई भी दूसरा चीज दिखाई नहीं देगा। जैसे वाटर अगर हम लोग ले ले तो वाटर में सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल अगर रहे तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्योर है। तो इस तरह से प्योर मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक एलिमेंट्स में और दूसरा कंपाउंड्स में। ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड को ही हम लोग प्योर मैटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक हो गया आपका एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब आप यहाँ देखिए कि अभी आप पीरियोडिक टेबल तो आप लोग देखे हैं, 10th क्लास में आपको पढ़ना भी था, तो पीरियोडिक टेबल आप पढ़े हैं तो उसमें आपको दिखाई दिया होगा कि उसमें तीन पार्ट में उसको डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग, मेटल में, नॉन मेटल और मेटल वाइड। तो अगर हम लोग एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो उसमें तीन तरह का एलिमेंट हम लोग को फॉर्मूले दिखाई देगा, एक होगा मेटल, दूसरा होगा मेटल नॉन मेटल और तीसरा मेटल वाइड, जिसका प्रॉपर्टी हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बेसिक में हम लोग को यही चीज बेसिक में पढ़ना है पूरा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एलिमेंट में, वो होगा आपका मेटल, दूसरा नॉन मेटल एंड तीसरा मेटल वाइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड। तो अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड्स को भी हम लोग देखें, आप देखिएगा कि कंपाउंड्स दो तरह का मिलेगा जहां भी हम लोग दिखाई देता है कंपाउंड्स में, तो एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, और ये होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का यहाँ पे इम्प्योर मैटर। तो इम्प्योर मैटर को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, नीचे जगह नहीं है तो ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, आप नीचे लिख सकते हैं। तो इम्प्योर मैटर को भी हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसको हम लोग मिक्सर बोल रहे थे। तो यहाँ पे दो तरह का होगा, एक होगा होमोजीनियस, ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसमें होगा होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो ये सबके बारे में भी हम देखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या है। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो आज के लिए हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, और उसके बाद जो भी अगर आपको डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 93044, जैसे इस पे 9304438
943 इस पे आप अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर कुछ भी, अगर आपको डाउट हो या वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी, तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी एक्चुअली लॉकडाउन में थोड़ा सा छोटा बोर्ड है, तो जिस तरह से आप लोग अपने घर में हैं उसी तरह से हम भी अपने घर में एक छोटा सा बोर्ड से ही अपना चाहते हैं कि आप लोग से जुड़े रहें। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इससे पढ़ने से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिनको जो अपने घर पे हैं, जिनको अभी लग रहा है कि अभी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो वो मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको सभी वीडियो, जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे, आपको मिलते जाएगा और आप आराम से उसको सही समय पे आप देख पाएँगे और पढ़ पाएँगे। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।